स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएसई 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 286 हासिल करने वाले रचित कुमार गुप्ता जी। Welcome Rachit to Study IQ and lots of congratulations for acing this examination in your fifth attempt. Thank you ma'am, thank you so much. रचित, बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और फाइनली जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है और आप फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, कैसी फीलिंग है? जर्नी थोड़ी सी लंबी रही है और जब लंबी जर्नी के बाद रिजल्ट आपके फेवर में है तो हाउ डू यू फील सारियल? Actually I feel overwhelmed because अभी काफी कॉल्स आ रहे हैं दोस्तों के, पुराने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, तो एक अच्छा लगता है कि हाँ सिविल सर्विसेज में आपका हुआ है। प्लस ये भी है कि सिविल सर्विसेज का पता चलता है कि व्हाई पीपल वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, बिकॉज द रिस्पेक्ट अटैच्ड टू सिविल सर्विस वो काफी ज्यादा है सोसाइटी में, एंड अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है सिविल सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल एक सिविल सर्वेंट आई मेट DM ऑफ सवाई माधोपुर माय डिस्ट्रिक्ट, एंड ही टोल्ड मी कि हम लोग गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो आई केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स जिसका मुझे पहले नहीं पता था, तो इसलिए मेरे लिए ये सक्सेस काफी ज्यादा एक पॉजिटिव वे में है कि हाँ मैं जो चीज सोच रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है और कहते हैं ना कि हमको इतनी सारी चीजें ये यूपीएससी की जर्नी सिखा देती है कि सफर मंजिल से भी खूबसूरत हो जाता है कभी कभी। Yes मैम, आई वुड से दिस बिकॉज मेरे साथ 5 अटेम्प्ट हो गए हैं, 3 में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स एंड देन दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट। तो इस बार कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी एक्चुअली, बिकॉज समटाइम्स यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, देन मैजिक हैपेंस। सो वही मेरा था कि इस बार मैंने बस दिल से पढ़ाई की और उसके बाद रिजल्ट की परवाह नहीं की। एक कंसेप्ट है महाभारत में, निष्काम कर्मा, तो दैट वाज माय फिलोसफी बिहाइंड दिस अटेम्प्ट कि बस कर्म किए जाओ, फल जो आएगा तो वो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। रचित के बारे में बता दूं तो इन्होंने ISM धनबाद से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और फिर उसके बाद से वो यूपीएससी की तैयारी करे, लेकिन बीच में उन्होंने जॉब भी किया था। ही वाज टीचिंग एट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। लेकिन रचित, मैं जानना चाहूंगी कि जो इंस्पिरेशन है कि यूपीएससी देना है, हाउ डिड यू मेक अप योर माइंड फॉर इट? मैम एक इंस्पिरेशन नहीं है, काफी सारे थे। जैसे कॉलेज के टाइम पे जब मैं लाइब्रेरी जाता था तो मैं देखता था कि काफी सारे मेरे फ्रेंड्स एंड जूनियर्स प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो वहां से एक शुरू हुआ कि हाँ सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देन सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, गौरव अग्रवाल सर वो सेलेक्ट हुए। देन आई फील्ड कि हाँ सिविल सर्विसेज कुछ तो है चीज, बिकॉज गौरव अग्रवाल सर के इंटरव्यूज मैंने देखे, द वे ही टॉक, हिज विजन अबाउट इंडिया, एंड सो दीज वर सम ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर्स। फिर उसके बाद 2017 में माय कजिन गॉट सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस, तो उसके बाद में दिल्ली आ गया। तो भैया ने यही बोला कि यार ये मत सोचना कि एक दिन में हो जाएगा, कि तू अभी दिल्ली आ रहा है और कल तेरा हो जाएगा, 5 साल भी लग सकते हैं। और वो एग्जैक्टली 5 ही साल लगे तो टाइम लगता है सिविल सर्विसेज में जर्नी में। मोटिवेशनल फैक्टर्स काफी सारे होते हैं। मेरे मम्मी हैं, वो मुझे हर टाइम मोटिवेटेड रखती थी। प्लस मेरा जो कनेक्शन है स्टूडेंट से ड्यूरिंग माय टीचिंग एक्सपीरियंस, तो वहां पर मैं देखता था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई, अफोर्डेबल एजुकेशन की इंडिया में कमी है, क्योंकि कोचिंग सेक्टर में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते। तो दैट इज द एक्सक्लूडेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो मेरा ट्राई यही है कि उस एक्सक्लूडेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम लोग मेन स्ट्रीम में ला पाए, जिससे कि वो आगे अच्छा कर पाए। So that was my motivation.
ब्यूटीफुल कंसेप्ट रचित, और मुझे उम्मीद है कि आप जब सर्विसेज में आएंगे तो जो सपना आप लेकर आए हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। रचित, Yes, sir. आपने भी जैसे बताया कि आपके कजिन थे, वो सिलेक्ट हो गए थे एंड ही सेड कि जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रहेगी, हो सकता है 5 अटेम्प्ट भी लग जाए, और वो आपके साथ हुआ भी। बट दिस जर्नी मोर और लेस इज टेस्टिंग ऑल्सो। हमने जैसे कहा कि सिखाती बहुत कुछ है, और कैसे डाउन्स को टैकल करना है वो भी सिखा देती है। तो आपके भी बीच में थोड़ी सी तबीयत wasn't वेरी वेल, आप थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो गए थे, उसके बाद फिर यू केम बैक, फॉट बैक Yes, ma'am. और एग्जामिनेशन क्लियर किया। तो उसके बारे में, उस फेज के बारे में आप थोड़ा सा बात करना चाहेंगे? मैम एक्चुअली 2020 में कोविड आया मार्च में, तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया सब जगह। देन 1 जून 2020 को मैं घर आया 1 महीने के लिए कि 1 महीने यहाँ पर रुक लेते हैं। बट सडनली मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो उसके बाद मैं डॉट्स का ट्रीटमेंट चला, तो मैं पूरे टाइम घर पे ही रहा मम्मी के साथ। तो पापा ने उस टाइम यही बोला था कि सर एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। तो वो डॉट्स हुआ, मैं घर पे रुका, मेरी पूरी प्रॉपर केयर हुई। तो उसके बाद आराम से मम्मी ने पूरा ध्यान रखा। तो यही होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो 4th अटेम्प्ट जो मेरा था मेंस, तो उसमें वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डॉट्स की वजह से मेरा मेंस ढंग से नहीं हो पाया। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने यही सोचा था कि इस बार मेरी हेल्थ ठीक है, तो क्यों ना मैं इस अटेम्प्ट को अच्छे से दूं। तो जब मैं 5th अटेम्प्ट का प्रीलिम्स मैंने दिया, तो आई कुड अटेम्प्ट ओनली 74 क्वेश्चंस, एंड आई वाज लाइक कि इस बार नहीं होगा मेरा। देन जब रात में मार्क्स मिलाए, तो आई वाज गेटिंग 110 समथिंग। तो मेरा यही था कि मेरा हो या नहीं हो सिविल सर्विसेज में, मुझे मेंस लिखना है बस। बिकॉज मेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको एक ह्यूमन बना देता है। बिकॉज मेंस में यू कैन टू नो अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सो वही मेरा मोटिव था कि आई जस्ट वांट टू राइट मेंस। तो वही मेंस लिखने के लिए मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड था, और वो मेंस मैंने लिखा। सो आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन मेंस एक्चुअली। तो बस यही था कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इस पार्ट जर्नी का पार्ट है। तो डीमोरलाइज और डीमोटिवेटेड आपको कभी नहीं होना है। एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन, और आपने भी, आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, एंड डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल बनाने में फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनके बहुत सारी सैक्रिफाइसेस होते हैं। एंड रचित, आई एम श्योर बहुत बड़ा जो क्रेडिट है आपकी सक्सेस का, वो आपके पेरेंट्स को जाता है। यस मैम, एक्चुअली अगर मम्मी की मैं बात करूं, तो उन्होंने 2 साल से टीवी नहीं देखा है। तो ये उनका डेडिकेशन था मेरी सर्विस, सिविल सर्विस में होने के लिए। या पापा जो थोड़े इमोशनल हो गए थे कि सब कुछ बेच देंगे टाइप जो होता है इस जर्नी में, तो वो मैंने कहा पापा नहीं बेचने दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ यहीं पर रहेगा, बस मैं घर पे पढ़ूंगा, बस शांति से आप मुझे पढ़ने देना। एंड तो पापा ने पूरा सपोर्ट किया, मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया। मेरे बड़े भाई है, भाभी है, तो उन्होंने फाइनेंशियली अगर कभी प्रॉब्लम आती थी तो वो सपोर्ट करते थे। छोटा भाई जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, आईईएस है वो 2019 में, तो वो हमेशा मोटिवेट करता था। एंड माय फियोंसे वाज आल्सो देयर कि पूरे टाइम 6 साल से हम लोग साथ है, और 2.5 साल से तो हम लोग ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। बट स्टिल शी मोटिवेटेड मी कि हाँ यू कैन डू इट। बिकॉज और उसके बाद मेरे दादाजी, तो जिनका एक सपना था कि मैं अपने घर में एक सिविल सर्वेंट बना के ही रहूंगा। ज्यादा उनको सिविल सर्विसेज के बारे में पता नहीं है, बट उनको ये पता है कि कलेक्टर क्या होता है। तो उनका बस यही था कि एक कलेक्टर घर में बनाना है मुझे। ही इज 87 ईयर ओल्ड एक्चुअली, और अभी भी वो पूजा पाठ ज्यादा करते रहते हैं। तो यही था एक कि फैमिली सपोर्ट फुल था मुझे, और उन्हीं की वजह से मैंने केवल पढ़ाई की, बाकी सब उनका था। रचित, आपके दादाजी ने आपको कलेक्टर, जैसे उनका सपना था आप कलेक्टर बने, वो बना दिया? एक्चुअली कलेक्टर तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ सिविल सर्विसेज में उन्होंने मुझे एंटर करवा दिया। सो आई एम हैप्पी कि मैं उनके लिए कुछ कर पाया, एटलीस्ट उनके सपनों को वो पूरा कर पाया। सो रचित, आप जैसे बता रहे थे, और डेफिनेटली वी ऑल वुड अग्री कि कितना जरूरी होता है फैमिली सपोर्ट। अगर इतना ही कोई
छोटी छोटी चीजों से आपको लगता है यस इनके लिए तो कुछ करना है, और डेफिनेटली रचित एट द एंड यू डिड अ लॉट फॉर देम, उनका भी सपना आपने पूरा किया. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर एंटायर फैमिली वंस अगेन. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। अब थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बात करना चाहूंगी. और आपने जैसे कहा कि प्रीलिम्स एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, लेकिन मेंस जो है वो आपको ह्यूमन बना देता है, और एक कहते हैं ना अलग पर्सपेक्टिव, अलग नजरिया देता है कि क्या चाहिए, क्या भारत में होना चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट के लेंस से. तो रचित, मैं सीधे मेंस के प्रिपरेशन पे बात करना चाहूंगी कि कैसे करनी है मेंस की तैयारी. मैम मेरी स्ट्रेटेजी ये रही थी कि मेंस में क्या होता है, जनरली सिलेबस काफी वास्ट है, तो हम लोग अगर सिलेबस ऐसे करने बैठे तो वो हो नहीं पाएगा कंप्लीट। तो मैंने टेस्ट सीरीज का यूज किया प्रॉपर, कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली एक, उसके बाद 12 टेस्ट थे, पार्ट टेस्ट मैंने दिए, तो पार्ट के अकॉर्डिंगली मैंने सिलेबस कवर करना शुरू किया। कि फर्स्ट पार्ट पॉलिटी का टेस्ट होता है पेपर 2 का, तो आई कवर्ड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने टॉपर्स के नोट्स डाउनलोड कर लिए प्रॉपर, और खुद के कुछ नोट्स थे उसमें एडिशन कर लिया, विजन 365 अलग से ऐड कर लिया। तो उस तरह से मेरे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर हो गए, और पार्ट के अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर किया। तो फॉर एग्जांपल पेपर 2 में अगर देखा जाए तो सेपरेशन ऑफ पावर एक टॉपिक है, तो उस पे एवरी ईयर क्वेश्चन इज आस्क्ड, और उसके 3-4 पेज के ही नोट्स बना दो, दैट्स ऑल, और उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो इस तरह से मैंने पार्ट वाइज प्रिपेयर किया। फॉर केमिस्ट्री ऑप्शनल, एक्चुअली देर आर सर्टेन मिथ्स कि केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते हैं। आई गॉट 265 दिस ईयर, लास्ट ईयर माई स्कोर वॉज 224। तो सेम केमिस्ट्री का मैंने रखा कि केमिस्ट्री के लिए भी पार्ट टेस्ट से मैंने पढ़ाई की, कि पार्ट टेस्ट जो भी थे उसके अकॉर्डिंगली मैंने सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू किया। तो मेरा रहता था कि ऑल्टरनेट आप टेस्ट दो, हर थर्ड डे आपको टेस्ट लेना है, तो एक जीएस का, नेक्स्ट केमिस्ट्री का। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई की। तो मैंने वैसे शेड्यूल कभी नहीं बनाया, बट मैंने टेस्ट का शेड्यूल पूरा बनाया। बिकॉज अगर आप वैसे टाइम टेबल बनाते हो 12 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे पढ़ना है, तो वो कभी पूरा नहीं हो पाता। बट टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हो तो आपका सिलेबस भी कवर होगा, और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, और आपकी एग्जाम की डिमांड भी पता चलेगी। तो ये मेरी मेन स्ट्रेटेजी रही थी। तो स्टूडेंट्स अपने टाइमलाइन को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, और टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से सब्जेक्ट या शेड्यूल दिया है आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज कर सकते हैं. एक्चुअली मैम वो ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज उसमें कई बार होता है कि आपको 8 घंटे ही पढ़ना होता है, बट कई बार होता है कि आपको 16 घंटे ही पढ़ना पड़ता है। तो देर इज नो फिक्स टाइम कि आपको कितना पढ़ना है। एंड सबसे अच्छी बात कि जैसे ही मैं टेस्ट लिखता था, 3 घंटे प्रॉपर में टाइम लेके, 2 hours 55 minutes, इसी रूम में आराम से बैठ के, वही माहौल में, और उसके बाद में 3 घंटे का रेस्ट रहता था टेस्ट लिखने के बाद, कुछ नहीं करना मुझे। तो जनरली मेरा टेस्ट का टाइमिंग ऐसा सेट करता था कि 3 घंटे मुझे कहीं बाहर जाना है, फॉर एग्जाम्पल शादी है, तो 4 से 7 मैंने टेस्ट दिया, और 7 से 10 में शादी में चला गया, तो एंजॉय भी हो गया और टेस्ट भी लिख लिया। तो इस तरह से मैंने प्लान कर रखा था। तो इस तरह से ही प्लान करोगे, बिकॉज सिविल्स इसमें काफी फ्रस्ट्रेशन आती है बीच बीच में आपको, कि क्या कर रहा हूँ मैं, और मैं तो यहाँ अकेला ही था, कोई चाय पे चर्चा करने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। तो थोड़ा बहुत आता है, बट आप शादी में चल जाते हो, अच्छा खाना खा लेते हो, मैं फूडी हूँ, तो अच्छा खाना खा लेते हो, तो आपको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अब बाकी घर पे प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह का मेरा रहता था। आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा आप अपने दिमाग को भी शांत करने के लिए यू कैन गो एंड हैव अ लिटिल फन. तो एक मोनोटनी नहीं आएगी, और फिर उसके बाद फिर आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं. रचित ने ये अपनी स्ट्रैटेजी में अक्यूमुलेट किया था, इफ कैन पुट इट लाइक दैट. एक्चुअली मैम, बिकॉज मुझे सब लोग यहाँ पर जानते हैं, जिसको पता चला कि मेरा हुआ है, कि तेरे को तो शादी में देखा था, तेरा कैसे हो गया है? मैंने कहा हाँ अंकल, वो मैं ही था, प्रिपेयर भी कर रहा था, बट बताया नहीं। तो इस एग्जाम के दौरान आपको बताना भी नहीं होता लोगों कि आप प्रिपेयर कर रहे हो एक्चुअली, बिकॉज आप बता देते, क्या होता है पेरेंट्स हमारे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो एक स्टेटस के लिए लोग
बता देते हैं कि हाँ मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा 10 साल से कर रहा है बट कुछ हो नहीं पा रहा। तो मैंने पापा को यही बोला, पापा इस बार बताना मत आप कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस शांति से मुझे प्रिपेयर करने दो आप, मैं बोल दूंगा कि कुछ जॉब ढूंढ रहा हूँ थोड़ा सा, बस। शादी में मैं जाता तो आराम से पापा के साथ कि पापा अपन दोनों खाना खाते हैं, बाकी चीजें देखी जाएगी। तो मैं आराम से खाना खाता वहां पर 1 घंटे में, उसके बाद कार में आके बैठ जाता, अपना कुछ काम करता रहता, वो दोनों थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं वहां पर, एंड दैट्स ऑल। तो यही आपको रखना पड़ता है कि आपको एकदम बुकिश किताबी कीड़ा जिसे बोलते हैं वो नहीं बनना होता, आपको सब कुछ पता होना चाहिए सराउंडिंग्स का। एंड आई थिंक आपकी जो सक्सेस होगी वो शोर मचाएगी, इसलिए प्रिपरेशन टाइम में आप थोड़ा सा शांत भी रह सकते हैं, जैसे रचित और रचित के पेरेंट्स ने किया। एक्चुअली पापा एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी बता देते थे वो सबको, तो मैं पापा को, पापा अभी नहीं बताना, 4 फेलियर हो चुके हैं, अभी रुक जाओ, 5वां है ये, अगर अब की बार फेल हुए ना तो थोड़ा ज्यादा मजाक बनेगा, तो अभी मत बोलो कुछ। तो वैसा था, तो पापा भी समझ गए इस बात को कि हाँ यार नहीं बताना। तो मैम ऐसा रहता है इसमें, आपको एंजॉय करना है इस जर्नी में। क्या है कि अगर आप एंजॉय कर रहे हो ना तो और प्लस आपका एक विजन क्लियर है कि मुझे इसलिए जाना है, तो आपका होगा। ये बात मुझे भैया ने 5 साल पहले जब बताई थी ना, कि तेरा जब ही होगा जब तू एक्चुअली चाहेगा, या एक्चुअल में तेरा विजन बहुत क्लियर होगा। और वो चीज समझने में मुझे 5 साल लग गए कि हाँ यार मैं चाहता क्या हूँ अपनी लाइफ से। तो तभी होता है सिविल सर्विसेज में, ये सब लोग कह देते हैं बट अब जब मेरा हुआ है ना तब मुझे समझ में आया कि हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा इसमें। रचित, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं आई थिंक ये सभी लोग कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि जर्नी थोड़ी सी टेस्टिंग होती है, आपको हर निटी ग्रिटीज का भी ध्यान रखना है कि बताना भी नहीं है और साइलेंटली प्रिपेयर भी करना है। एक्चुअली इंटरव्यू के बाद तो ऐसा हो जाता है ना आपको कि आप, सबको पता होता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, बिकॉज इंटरव्यू का हल्ला हो जाता है, तो सब लोग आपसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है। तो उस टाइम आप दो तरह से रिएक्ट कर सकते हो, या तो आप गुस्से में रिएक्ट कर सकते हो या फिर चुपचाप साइलेंटली जाके बैठ सकते हो। तो मैं गया था शादी वादी में इंटरव्यू से पहले भी, तो ऐसा ही होता था कि क्या कैसा रहा। तो मैं सिंपल था कि देखते हैं अंकल, जो होगा देखा जाएगा। तो और शांति से मैं निकल जाता था, मतलब जो हिंदी में बोलते हैं पतली गली पकड़ना, वैसा टाइप में करता था कि चलो अभी कुछ बोलना नहीं है। तो मजाक बनता है आपका, देखो सिविल सर्विस में बहुत मजाक बनता है, और लेकिन बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो मजे भी आते हैं कि हाँ यार ठीक है, मजाक बना बट इट वाज वर्थ इट। तो रचित, थोड़ा सा बहुत प्रिपरेशन पे बात करेंगे। न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है, और जब हम मेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं आप मेंस के लिए इश्यूज को पकड़ें और जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ आप सब्सटैंशिएट करें। तो एक्चुअली आप ये किसी एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि एस्पिरेंट्स को कैसे करना चाहिए, ये क्या इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जिसे हम कहते हैं। मैम एक्चुअली क्या होता था कि न्यूज़पेपर में काफी सारी न्यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। तो मेरा सिंपल सा रहता था कि मुझे पता तो चल गया था कि क्या पढ़ना है, तो मैं द हिंदू पढ़ता था। तो उसमें कोई भी न्यूज आई, फॉर एग्जांपल स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग आई थी उस टाइम, और 5th टाइम इंदौर फर्स्ट पे आया था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये मेंस में पूछा जा सकता है, बिकॉज 5 साल लगातार आना। तो उसका एक आर्टिकल आया सिंपल कि इंदौर मॉडल ऑफ क्लीनलीनेस है क्या एक्चुअल में, कि किस तरह से इंदौर ने अच्छा काम किया है। तो उस पे मैंने पॉइंट्स निकाल लिए, जो भी पेपर से उनको मैंने व्हाट्सएप पे लिखा, और अपने एक फ्रेंड को जो मेरे साथ था प्रिपरेशन में उसको भेज दिए, एंड आई एम डन विद दैट टॉपिक, कि इंदौर मॉडल ऑफ क्लीनलीनेस क्या है। या फिर मैं देखता था मृणाल सर के वीडियोस, जो कि वो करंट अफेयर के बनाते हैं कभी कभी, तो वो स्टैंड अप भी करते हैं एक्चुअली, और वीडियोस भी बनाते हैं, तो वहां से मुझे काफी कुछ पता चल जाता था। प्लस मैं पढ़ता था आईएएस पार्लियामेंट का, डेली करंट अफेयर का आता है, 2-3 इश्यूज उसमें रहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होता है, एक नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है, काफी आपको कई बार बोरिंग लगने लगता है, बट जब आप पॉइंट टू पॉइंट देखते हो कोई चीज, तो पॉइंट टू पॉइंट में आपको याद रहती है। तो S-400 फॉर एग्जाम्पल इस बार पूछा गया था, तो S-400 मृणाल सर ने सिंपली कवर करवा दिया था, तो वो मैंने सारा कुछ डेट वहीं पर लिख दिया। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली फायदा मिलता है
नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन है, तो वो भी काफी बार पूछा जाता, 2-3 साल पहले न्यूज में था, इस बार भी थोड़ा बहुत न्यूज में था बिकॉज ऑफ सम जजमेंट। तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए कुछ कुछ लाइंस पता थी कि स्पीच था डॉक्टर अंबेडकर का। तो ये न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है, न्यूज़पेपर में आपको करंट अफेयर को देखना होता है और उसको सोचना होता है कि मेंस में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल इस बार अगर हम सोचे तो रशिया यूक्रेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, या फिर श्रीलंकन क्राइसिस है, लास्ट ईयर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या अफ्रीका पूछा गया था, बिकॉज वो सब न्यूज में था। तो इस तरह से आपको पेपर से लिंक करके पढ़ना है कि लास्ट ईयर क्या पूछा गया और लास्ट ईयर क्या न्यूज में था, तो उसके हिसाब से आप मेंस में क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी मेंस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। सर ये तो अपनी बात के लिए करंट अफेयर्स को किस तरीके से कवर करना है, एक इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन का, दैट इज नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन। तो आप भी नोट्स बनाते थे? मैम एक्चुअली मैंने अपने ज्यादा नोट्स नहीं बनाए बिकॉज मार्केट में नोट्स अवेलेबल है काफी सारे। ऋषिकेश रेड्डी सर, ऑल इंडिया रैंक 93, तो उनके नोट्स अवेलेबल थे टेलीग्राम पे, तो वो मैंने लिए और उसमें सारा सिलेबस कवर्ड है। तो वहां से मैंने उसमें अपडेट करना शुरू किया कि हाँ किसमें मैं क्या अपडेट कर सकता हूँ। तो आप अगर खुद से नोट्स बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, प्लस आपको पता भी नहीं होगा कि आपको किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं, क्या कितना करना है। बट किसी टॉपर के अगर नोट्स आप देखेंगे तो वो बहुत प्रॉपर होते हैं, मैक्सिमम लोग उन्हें ही फॉलो करते हैं, तो मैंने उनको फॉलो किया। एथिक्स के जरूर मैंने नोट्स बनाए थे और उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। लास्ट अटेम्प्ट में भी सेम नोट्स थे, इस अटेम्प्ट में भी सेम नोट्स थे, बट डिवीजन का फर्क था कि इस बार मैंने अच्छे से रिवाइज किया उसको। पिछली बार शायद 5 बार रिवाइज हो पाए थे, तो इस बार 10 से 15 बार। बिकॉज सेम नोट्स अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर कि आप मल्टीपल सोर्सेज यूज करोगे। तो मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। सोसाइटी के लिए भी एक छोटी सी मैंने कुछ स्मृति मैम का पढ़ा था, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने 30-40 पेज के नोट्स पढ़े। तो आपको नोट्स बहुत लिमिटेड रखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे नोट्स ले आओ और उसको पढ़ते रहो, तो वो कभी सिलेबस कवर नहीं होगा। तो नोट्स का मेरा सिंपल सा था कि मैंने टॉपर के यूज किया और उसको करंट से अपडेट किया, दैट्स ऑल। सर रिवीजन किस प्रकार आप करते थे, मंथली या फिर यू मेड योर वीक वाइज टारगेट? और उसके बाद मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं कि एथिक्स के नोट्स कैसे बनाना है, एथिक्स की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए? हाँ, रिवीजन का ऐसा था मेरा कि जब मैंने फर्स्ट और सेकंड ट्रेडिंग की तो उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हर टॉपिक के, और शॉर्ट नोट्स को एक नोटबुक में नोट कर लिया पॉइंट वाइज। फॉर एग्जांपल इंडिया में लॉजिस्टिक सेक्टर्स की क्या दिक्कत है, तो एक पॉइंट वाइज 4-5 पॉइंट नोट कर लिए। तो एंड डेटा के साथ वो मैंने नोट कर लिया। डिजास्टर के नोट्स जैसे कि इंडिया में डिजास्टर कहाँ कहाँ आता है, तो उसको एक क्रिस्प मैंने छोटी सी जगह पे छोटे एक पेज में बस नोट डाउन कर लिया कि हाँ ये हो सकता है बस। तो उससे क्या होता है कि आपको 3-4 बार उनको पढ़ने में आ जाते हैं लास्ट के 7-8 दिन में, और जब वो आते हैं तो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ गया सेम, तो आपको सेम टू सेम याद आ जाते हैं पॉइंट्स, और पॉइंट्स के बाद आप कुछ कुछ लिख सकते हो। तो ये एक रहता है हमेशा कि नोट्स बनाओ, बट उसको क्रिस्प छोटा सा बना लो जो कि लास्ट के टाइम काम में आएंगे आपके रिवाइज करने के लिए। एथिक्स का मेरा था कि एथिक्स में मेरा हमेशा से थोड़े मार्क्स नॉर्मल टेस्ट में कम आते थे, बट मुझे था कि मैं एथिक्स अच्छा लिखता हूँ तो मेरे मार्क्स मेन एग्जाम में अच्छे आएंगे, ये मुझे था। तो एथिक्स में भी मैंने सेम नोट्स फॉलो किए, सेम नोट्स को मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, प्लस मैंने कोटेशंस यूज किए इस बार। बिकॉज आपको क्या होता है कि एथिक्स में अगर आप किसी चीज को एक पॉजिटिव नोट पे या कोटेशन लिख के खत्म कर रहे हो तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन आया था रेफ्यूजी पे, तो उसके लिए मेरे पास एक बॉब मार्ले का कोटेशन था कि when I look into eyes of refugee, they don't want to sing, they just want to go back to their homeland. तो इस तरह के अगर आप कोटेशंस लिखते हो एंड में, तो इट शोज योर पॉजिटिविटी और पॉजिटिव अप्रोच। and you can use quotations of essay also, like in one of the question I used the quotation, life is a long journey from human being to being human, and it was asked in 2020 as essay. So
आपको बहुत केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है कि आप क्या लिख सकते हो और कहाँ पर क्या आपको फिट बैठ रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, और वो सोचोगे आप जब आप छत पे आराम से रिवाइज कर रहे हो दे। तो इसलिए एथिक्स के लिए सोचना बहुत जरूरी है, रादर कि आप याद कर रहे हो इंफॉर्मेशन को। सर अगर पिछले 4 अटेम्प्ट की बात करें और ये 5वां अटेम्प्ट था जब आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया, तो अगर हम ऐसे कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पे आपको लगता है कि दैट हैज हेल्प्ड यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन, तो वो क्या होंगे? नंबर 1 इज द रिवीजन। सेम नोट्स को बार बार रिवाइज करो आप। नंबर 2 कि आप अच्छे से सोचो चीजों को। एथिक्स के लिए और ऐसे के लिए आप एनेक्डोट बना के रखो कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, वाई अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स, वाई ट्रांसपेरेंसी इज इम्पोर्टेंट। नंबर 3 जो है आपका, ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर आना चाहिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज द की इन यूपीएससी। मैं 5 मिनट में नहा लेना, ये सब काम जो भी फालतू के काम होते थे मैं कम से कम टाइम में करता था, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता था। फिर आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि वाई यूपीएससी। तो इस बार मेरा वो विजन बहुत क्लियर था कि वाई यूपीएससी। एंड देन जो लास्ट आता है निष्काम कर्मा, कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो और सक्सेसफुल नहीं होते हो तो बहुत हर्ट होता है। तो इस बार मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रख रखी थी कि जो होगा देखा जाएगा, इस तरह का कुछ था मेरी थी। बट कि देखेंगे, जो सर्विस मैं डिजर्व करता हूँ आई विल गेट इट। तो आप निष्काम कर्मा भी किए जाओ तो भी आपको फल मिलेगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जिस पर मैं फोकस करूंगा। आई थिंक वेरी वेरी वैल्यूएबल एडवाइस कि काम किए जाओ, फल की चिंता ना करो, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कोट किया था। एंड यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, और सब कुछ यूपीएससी के हाथ में छोड़ दीजिए रिजल्ट, और बस आप अपना काम करिए। सेशन के हम एंड में हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी को देना चाहेंगे? मैम, इम्पोर्टेंट टिप्स आर कि हार्ड वर्क इज द की, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एंड यूपीएससी के लिए आपको सब कुछ चाहिए, दैट डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, परसिवरेंस, those funky words you need, and you should have a clear vision by UPSC. अगर आपका विजन बहुत क्लियर है तभी आपका हो सकता है। देन फैमिली सपोर्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। गिव रेस्पेक्ट टू फैमिली मेंबर्स, क्योंकि यूपीएससी जर्नी के दौरान आप एक ह्यूमन बन जाते हो। तो आप प्रिपरेशन में फ्रस्ट्रेशन आए तो ऐसा नहीं है किसी पर निकालो, बिकॉज सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, एक कोटेशन है। तो आप किसी से ये मत करो कि मुझे बदला लेना है। नो, कभी इस भावना से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो यूपीएससी नहीं हो पाएगा। आप हमेशा ये ट्राई करो कि मुझे बस सक्सेसफुल होना है लाइफ में। मेरे लिए अगर सक्सेस यूपीएससी है देन आई विल गेट इट। एंड देयर शुड नॉट बी अ मैड रश अबाउट यूपीएससी, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। समाज में हर किसी का काम इम्पोर्टेंट होता है। एक टीचर है उसका काम भी इम्पोर्टेंट है, एक स्वीपर है उसका काम भी इम्पोर्टेंट है। तो आप एकदम यूपीएससी के पीछे ही मत भागो, और भी सर्विसेज है सर। तो आपको बस ये रखना है कि मैं किस में परफेक्ट हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा। तो यही मेरी टिप्स है। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, इसी लाइन के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। रचित जी, पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।